आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक आपको हल्का सा फटाफट रिवाइज करा देता हूं मैं, जो डेफिनेशन थी। फिर उसके बाद हम आगे पॉइंट पे चलते हैं, लास्ट क्लास वाला रीकैप करते हैं जरा सा। आइसोट्रोपिक क्या था? ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एटसेट्रा आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी हम किसी भी डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ये मैंने डायग्राम बनाया था दिस वन। अगर हम x1 y1 डायरेक्शन में मेजर करेंगे या फिर आई विल मेजर इट इन द डायरेक्शन ऑफ x2 y2, दोनों जगह वो प्रॉपर्टी क्या आने वाली है? सेम आने वाली है, जिसको मैंने लास्ट क्लास में आइसोट्रोपिक बोला था। और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी हमें शो करने को मिलती है इन द अमॉर्फस सॉलिड्स, राइट। उसके बाद हाँ, व्हाट इज एनिसोट्रोपिक? एनिसोट्रोपिक मींस ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब अगर कोई मेजरेबल प्रॉपर्टीज, अच्छा मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? मेजरेबल प्रॉपर्टी का मतलब है किसी सिस्टम को स्टडी करने के लिए जो जो पैरामीटर मुझे डिफाइन करने होते हैं, उसको हम बोलते हैं उस सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैंने कोई आइडियल गैस का सिस्टम लिया, आज डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं आएंगे बिकॉज आई हैव शेयर्ड, मैंने कुछ सिक्योरिटी इश्यूज थे वो दूर किए हैं। अगर कोई ट्राई भी करेगा वो बदमाशी नहीं कर पाएगा आज। सो अगर आइडियल गैस का कोई सिस्टम है, इसकी मेजरेबल प्रॉपर्टी मतलब इसको स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए। तो आइडियल गैस आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में जरूर पढ़ रखा है, उसके लिए हमें प्रेशर चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, एज वेल एज हमें क्या चाहिए? हमें टेम्परेचर चाहिए, है ना। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों चीजें चाहिए फॉर स्टडिंग एनी आइडियल गैस, कोई आइडियल गैस पढ़ने के लिए। तो ये होती हैं उसकी मेजरेबल प्रॉपर्टी किसी आइडियल गैस की स्टडी करने के लिए। जस्ट वेट, कुछ स्टूडेंट्स हैं, श्याम, राम, सभी आ रहे हैं आज। पता नहीं किस किसको आपने लिंक फॉरवर्ड किया हुआ है ये क्लास का। तो अनिसोट्रोपिक में ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज का मतलब, जस्ट वेट, मेजरेबल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है किसी सिस्टम को पढ़ने के लिए जो जो प्रॉपर्टीज की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज। जैसे किसी आइडियल गैस को स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें प्रेशर पता होना चाहिए, हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, एज वेल एज उसका टेम्परेचर। तो आइडियल गैस एक सिस्टम है जिसकी स्टडी करने के लिए हमें ये प्रॉपर्टी चाहिए होंगी। इसीलिए दिस प्रॉपर्टीज जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, दीज प्रॉपर्टीज आर नोन एज मेजरेबल प्रॉपर्टी फॉर अ आइडियल गैस, ठीक है। और ये होता है एनिसोट्रोपिक के लिए, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब अगर उसे अलग अलग डायरेक्शन में x1 y1 में मेजर किया एंड x2 y2 में मेजर किया, तो दोनों डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली हैं? डिफरेंट रहने वाली है ना। ये देखो, x1 xy डायरेक्शन में मेजर करो और x1 y1, तो यहाँ पे अलग अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ रहे थे, इसलिए इस डायरेक्शन में मेजर किए जाने वाली जो प्रॉपर्टीज दे ऑल आर डिफरेंट। अगर वो सारी डिफरेंट हैं तो एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, और वो शो होती है हमारे लिए इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी। क्या पढ़ा बेटा हमने? हमने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स पढ़े हुए हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स पढ़े हुए हैं। आज हम देखने जा रहे हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड अलग पढ़ा, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है एनिसोट्रोपिक, वो हमने पढ़ा। अमॉर्फस सॉलिड पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टी होती है आइसोट्रोपिक, हमने वो पढ़ा, राइट। तो ये सारी चीजें अब हम कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। दोनों को एक साथ हम लिखेंगे और वी विल ट्राई टू कवर दैट, एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंस क्या है? बेटा रोल नंबर 69, आप शायद पहले से पढ़ चुके हो टॉपिक, तो प्लीज शांत रहो। आप एक बार पढ़ो, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ ये चीजें। प्लीज कीप क्वाइट, लगातार मैसेज करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट है तो बताइए। क्रिस्टलाइन सॉलिड अभी मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, उसका क्लासिफिकेशन आगे है। अगर आपको आता है तो प्लीज कीप क्वाइट, है ना। आई नो आगे कैसे पढ़ाना है, मैं 5 साल से यही कर रहा हूँ। तो प्लीज शट अप योर माउथ एंड लिसन टू मी केयरफुली। नहीं पढ़ना तो यू कैन लीव द क्लास राइट नाउ, लेकिन कंटिन्यूअस मैसेज मत करिए। जब मैं पूछूं देन मैसेजेस करिए, या फिर कोई डाउट हो। टाइम पास मत करिए क्लास में, वैसे भी अल्टरनेट क्लास हो रहा है,
और 1 घंटे का ही क्लास होता है, तो डोंट डिस्ट्रैक्ट मी प्लीज। रोल नंबर 69 जो भी है, आई डोंट नो द नेम। तो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड हमें पढ़ना है। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, कि इसका जो शेप है, दे विल हैव द डेफिनेट करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। बाकी अमॉर्फस सॉलिड्स के साथ क्या है, अमॉर्फस सॉलिड का जो शेप है वो इररेगुलर शेप होता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखो, ये शायद हमने अभी डिस्कस नहीं किया, दे मेल्ट एट अ शार्प एंड करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। मतलब अगर आप NaCl जैसे कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड आपने लिया, एग्जांपल ले लो क्रिस्टलाइन सॉलिड का, एक NaCl मैंने ले लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल, ठीक है। तो आप इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करते रहोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको फिक्स रहेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा सम वैल्यू डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन। तो इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प का मतलब पता है, किस पॉइंट के बाद ये डेफिनेटली मेल्ट हो जाएगा अगर उस टेम्परेचर तक हम गए। जैसे अगर कोई हमसे वाटर के बारे में पूछेगा, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो पूरी दुनिया जानती है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये शार्प टेम्परेचर है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर डेफिनेटली बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 100 के बाद बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगा या वैसा हो जाएगा। बॉइलिंग विल स्टार्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसे शार्प पॉइंट बोलते हैं कि जिसके बाद चीजें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। वेपराइजेशन वाटर का कब स्टार्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद। तो शार्प का मतलब एक टेम्परेचर के पहले वो सॉलिड था जैसे NaCl, इस टेम्परेचर के बाद वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब है शार्प, पहले सॉलिड था, अब उस टेम्परेचर के बाद वो लिक्विड आ गया। तो वही लिखा हुआ है, दे है मेल्ट एट शार्प एंड करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर का मतलब है हर टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया यहाँ पे NaCl का, अगर NaCl की जगह मैं कोई और एग्जांपल कोट करूंगा तो वहां पे उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, लेकिन वो शार्प होगा। शार्प का मतलब एक टेम्परेचर है, उसके पहले वो सॉलिड है, लेकिन उसके बाद तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो शार्प का मतलब ये एक डेफिनेट पॉइंट है, पहले सॉलिड उसके बाद लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट। करेक्टरिस्टिक मतलब हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट का वो अलग अलग होता है, तो इसको बोलते हैं करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अमॉर्फस सॉलिड में लिखा हुआ है क्या, कि दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, है ना, कि वो रेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ धीरे धीरे सॉफ्ट होते चले जाते हैं। अब ये कैसे समझेंगे, तो इसका सिंपल से एग्जांपल है, अमॉर्फस सॉलिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास प्लास्टिक होता है। और आप सभी ने प्लास्टिक को तो हीट करके जरूर देखा है बचपन में, बड़ा मजा आता है उसको देखने में, है ना। कि कभी आग लगानी हो तो क्या करते हैं हम, यूजुअली प्लास्टिक लेते हैं, उसको बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लास्टिक की कभी हीटिंग देखो, या उसको जब जलाते हैं तो क्या होता है, तो उसको जलाने पे क्या होता है, अजीब अजीब से गैसेस निकलने लगती हैं, वो कभी सॉलिड हो जाता है, फिर धीरे धीरे लिक्विड बनता है, फिर सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इसमें कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। अलग अलग प्लास्टिक लोगे, अगर आप किसी मिल्क का पैकेट लोगे, उसको बर्न करना शुरू करोगे, तो उसकी क्वालिटी और बाकी जो दूसरा प्लास्टिक लोगे, उन दोनों की क्वालिटी और दोनों का हीट होने का तरीका डिफरेंट होगा। लेकिन NaCl आप दुनिया में कहीं से भी लाओगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा। आप NaCl इंडिया का खाओ, NaCl अमेरिका का खाओ, या फिर NaCl कनाडा का खाओ, या उसका क्रिस्टल देखो, NaCl का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट सेम रहेगा अगर उसमें इम्प्योरिटीज नहीं है तो। बट प्लास्टिक, प्लास्टिक बेटा अलग अलग तरह की है। प्लास्टिक का हम बॉटल भी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर वो भी प्लास्टिक है, हमारे फोन का कवर ये भी प्लास्टिक है। लेकिन क्या दोनों प्लास्टिक को हीट करने पे वो सेम तरीके से बर्न होंगे, क्या उन दोनों प्लास्टिक को गर्म करने पे क्या दोनों सेम तरीके से सॉलिडिफाई होंगे, तो इसका आंसर है नहीं, है ना। कि उनको अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा और उनका जलने का तरीका भी अलग अलग होता है। हाँ एग्जैक्टली exactly। तो इसका तरीका अलग अलग है अमॉर्फस सॉलिड का, है ना। अमॉर्फस सॉलिड पे जैसे जैसे हीट करते हैं उनका तरीका अलग अलग, तो हर प्लास्टिक को अलग तरीके से हीट करना पड़ेगा क्योंकि सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। लेकिन NaCl का अगर क्रिस्टल लो कहीं से भी लो दुनिया में, उसका शेप और उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं भी दुनिया का NaCl ले आओ, बस उसमें इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अब तुम बदमाशी करके उसमें इम्प्योरिटी डालोगे, कहोगे देखो गलत पढ़ा दिया सर ना, इम्प्योरिटीज भी नहीं होनी चाहिए। अगर प्योर क्रिस्टल NaCl का लोगे, कहीं का भी NaCl हो, हमारा तुम्हारा पड़ोसी का या पड़ोसी के पड़ोसी का, सबका टेम्परेचर सेम रहेगा, शार्प होगा और करेक्टरिस्टिक होगा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्पेशलिटी। आई होप ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड वाला चेक करो, थर्ड वाला पॉइंट ने बोला है
व्हेन कट विद द शार्प एज टूल, मतलब अगर किसी धारदार औजार से इसको काटा जाता है, दे स्प्लिट इनटू टू पीसेस, द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्पून। मतलब अगर किसी शार्प एज टूल से इसका क्रिस्टल को काटा जाए तो काटने पे ऑब्वियसली इसके दो पीसेस होंगे, एक पीस इधर, एक पीस इधर, दो पीसेस हैं, और उनका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस मिलेगा जब किसी शार्प एज टूल से इसको कट करेंगे। अब क्रिस्टल तो बहुत छोटा है, वो हम कट करके देख नहीं सकते, बट हाँ ऐसा होता है। अब इसका देखो पॉइंट एमोर्फस सॉलिड में क्या है, व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल, मतलब जब इसको शार्प एज टूल से काटा जाता है, किसको, एमोर्फस सॉलिड को, दे कट इनटू टू पीसेस विद इररेगुलर सरफेस। अब एमोर्फस सॉलिड का ये वाला पॉइंट कैसे समझ सकते हैं, बहुत आसान है, देखो। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आई विल कोट एग्जांपल ऑफ रबर। इरेजर सबके पास है ना, इरेजर। अब इरेजर को आपने कई बार स्कूल में बदमाशी से उसे दो पीसेस में कट कर देते हो। सपोज फ्रेंड है आपका, बचपन में जब पेंसिल से लिखते थे ना, छोटे छोटे थे, अभी बहुत बड़े हो गए, बहुत बातें करते हो, तो जब छोटे थे तो आपके पास इरेजर होगा आपके पेंसिल बॉक्स में डेफिनेटली। तो क्या करते थे, जब किसी दोस्त को जरूरत होती थी तो उसको हम कट कर देते थे। तो जब किसी इरेजर को हम कट करते थे तो क्या होता था, उसको कट करने के बाद दो अलग अलग पीसेस में तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन आप उसको ब्लेड से भी कट करोगे ना तो उसका जो सरफेस आएगा, जैसे ये अगर मेरी स्क्रीन दिख रही तो जस्ट लुक एट मी, अगर ये रबर है, उसको इस तरीके से अगर मैंने कट किया है, तो इस तरीके से कट करने पे दोनों को अलग अलग करोगे जब, तो उनका जो सरफेस होगा वो एकदम स्मूथ होगा। ये रबर है, इसको कट किया तो ये वाला सरफेस इसका एकदम स्मूथ मिलेगा, है ना, किस केस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। बट अमोर्फस सॉलिड में क्या होगा, दे विद इररेगुलर सरफेस, वहां पे इररेगुलर सरफेस मिलेगा। एग्जांपल क्या है, रबर। रबर आप सबके पास है, रबर को ब्लेड से काटो, उसका जो सरफेस मिलेगा वो हमेशा इररेगुलर मिलेगा, जबकि क्रिस्टलाइन में वही सरफेस आपको मिलेगा प्लेन एंड स्मूथ। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि दे आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। एनिसोट्रॉपिक के बारे में ऑलरेडी हम बहुत बात कर चुके हैं इन द लास्ट क्लास ऑल्सो। क्या बात की थी हमने, हमने ये बताया था कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करेंगे इन द केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो हमेशा उसकी वैल्यूज हमको अलग अलग मिलेंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, और ये शो होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, राइट। अब एमोर्फस में क्या है, एमोर्फस में इसका छोटा भाई आइसोट्रोपिक पड़ा हुआ है। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रॉपर्टी हम अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो उन सबकी वैल्यू आने वाली है सेम, बिकॉज एमोर्फस सॉलिड का कोई दीन ईमान नहीं होता है, कोई भी क्रिस्टल, कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी के बाद भी रेंडमली आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि दे आर ट्रू सॉलिड्स, कि वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, मतलब जो सॉलिड है प्योरेस्ट फॉर्म में। अब इसको ट्रू सॉलिड बोलते हैं रिलेटिव टू एमोर्फस, क्योंकि एमोर्फस को हम ट्रू सॉलिड नहीं बोलते, इनको स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। स्यूडो का मतलब होता है, स्यूडो को अगर आसान भाषा में मैं लिखूं तो इसको बोलते हैं फॉल्स। फॉल्स मतलब ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। और सुपर कोल्ड लिक्विड्स, अब इनको सुपर कोल्ड लिक्विड्स क्यों बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई कोट द एग्जांपल ऑफ ग्लास। अब आप महाराष्ट्र में रहने वाले हो, लातूर जिले में, है ना, हमारे कोचिंग भी लातूर जिले में ऐसी केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम करते क्या हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड का एग्जांपल मैं ग्लास से कोट करूंगा, तो आप लोगों ने जरूर अपने गांव जाते समय सरकारी बसेस में जरूर ट्रेवल किया होगा। और यहाँ की मैंने सरकारी बसेस देखी हैं, काफी ओल्ड एज में, शायद कुछ नहीं भी होंगी, बट मेरे नजर में जो भी अभी तक दिखी हूँ काफी पुरानी थी। तो अगर आप किसी 10 या 12 साल पुरानी बस में बैठोगे और उसका जो ग्लास होता है, जो विंडो का स्लाइडिंग ग्लास होता है, उसको आगे पीछे करने की कोशिश करोगे तो स्लाइड होके आगे पीछे नहीं जाता। क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो बेटा ग्लास होता है, ग्लास इज एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड, और एमोर्फस सॉलिड्स को अभी हमने बताया कि व्हाट दे आर सुपर कोल्ड लिक्विड। सो सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। लेट मी हाईलाइट दिस, हाईलाइट करते हैं और अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बनाते हैं। और आज वैसे भी कोई बदमाशी कर नहीं पाएगा जो लास्ट क्लास में हो रही थी, कोई भी रेंडमली पेन चला रहा था। तो आई हैव लर्नड फ्यू थिंग्स। हाँ, तो ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि सुपर क्विड लिक्विड्स। हाँ, अब सुपर क्विड लिक्विड का मतलब क्या है, देखो जरा, सुपर क्विड लिक्विड का मतलब क्या है।
तो अगर सरकारी बसेस से ग्लास आप स्लाइड करके देखोगे तो उसका रीजन क्या मैंने बताया कि वो स्लाइड नहीं होता ज्यादा अगर कोई पुराना बस है। क्यों? क्योंकि बेटा जो ग्लास है ना वो सुपर लिक्विड लिक्विड्स की कैटेगरी में आता है और वो ग्रेविटी की वजह से बहुत ही अल्ट्रा स्लो मोशन में, बहुत ज्यादा स्लो स्लो, धीरे 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 नीचे की तरफ फ्लो करता जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। अब पानी की तरह नहीं बहेगा बिकॉज दैट इज ऑल्सो सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड है, इसलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। अब बीइंग अ केमिकल इंजीनियर मतलब मैं खुद अगर अपने ग्रेजुएशन की बात करूं तो मैं खुद केमिकल इंजीनियरिंग इंजीनियर हूं। बेटा हम लोगों को ग्लास मैन्युफैक्चरिंग भी सिखाया जाता है। तो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में हमको ये सिखाया जाता है इसको सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं। सुपर कोल्ड लिक्विड है ना, तो ये सारी चीजें अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप जरूर पढ़ोगे। और बाकी यहाँ पे जो मेडिकल वाले हैं उनको मैं भी बता देता हूँ सुपर कोल्ड लिक्विड्स का मतलब ग्लास। तो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी जो ग्लास का नीचे का सरफेस है धीरे धीरे वो फ्लो होता है, तो जो नीचे का सरफेस है ग्लास का वो थिक हो जाता है और जो ऊपर का सरफेस है उसका मटेरियल नीचे आ गया। इसीलिए क्या होता है जब वो विंडो शेल में फिट होता है, जैसे ये अगर ग्लास है, अगर मैं देख रहा हूँ तो जरा लुक एट मी, ये अगर ग्लास है तो ये वाला सरफेस उसका थिक हो गया, मोटा हो गया, और ये वाला सरफेस उसका थिन हो गया। तो ये वाला सरफेस जब थिक हो जाता है नीचे वाला तो वो पैनल के ऊपर स्लाइड नहीं होता। इसीलिए हमेशा सरकारी बसेस में ये कंप्लेन आती है कि भाई इसका ग्लास स्लाइड नहीं हो रहा। तुम धक्का मुक्की करते रहते हो कि मेरा ग्लास स्लाइड नहीं हो रहा, पहलवानी हो, ताकत लगा रहे होते हो उस पे, राइट। इसीलिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोट किया ग्लास का। तो दे आर नोन एज आइदर स्यूडो सॉलिड्स, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, या फिर इनको हम बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड्स। फाइन। अब हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है दे आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पैटर्न मिलता है आपको ना, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ए बी एंड सो ऑन का, तो ये जो एग्जांपल तुम्हें मिलता है ये लॉन्ग रेंज तक रिपीट होता है, मतलब चलता ही चलता चला जा रहा है, इसका कोई रुकावट वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एंड इसको बोलते हैं दिस इज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब इसमें अगर गलती से भी कोई पैटर्न मिल गया तो बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पेन के लिए मिलता है। इसीलिए अमॉर्फस सॉलिड्स को बोलते हैं क्या? अमॉर्फस सॉलिड्स को बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की। अगर इसमें कोई किसी को डाउट हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक मैं अपना, मेरे सम्यक भाई अभी तक वीडियो ऑफ करके नहीं बैठे हुए हैं आप, है ना? एक तो आपने नाम चेंज नहीं किया हुआ, ऊपर से आपने वीडियो तक ऑन कर रखा हुआ अपना। पूरे मजे कर रहे हैं सम्यक साहब अपने जीवन के, है ना? आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास। बात समझ ही नहीं आती किसी को। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर मैं बता देता हूँ। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब होता है बेटा कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब अगर कोई पैटर्न मिल गया गलती से तो बहुत ही कम टाइम के लिए रिपीट होता है। जैसे अमरफा सॉल्ट का एग्जांपल देखो, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का डाउट है बेटा आप लोगों को, मैं बता देता हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस। 9005 बेटा, आप अभी अभी आए हो ना, आप रिकॉर्डेड लेसन देखना। अब मैं दोबारा चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप 8 बजे की क्लास में 8:30 में आ रहे हो, तो डाउट्स होंगे तो फिर बेटा मैं आधे घंटे का क्लास फिर से एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको टाइम थोड़ा ध्यान रखना है, ग्रुप पे थोड़ा एक्टिव रहिए। बाकी आई ट्राई कि आपको एक दिन पहले क्लास के टाइमिंग और स्केड्यूल पता लग जाए। आज मैं थोड़ा बिजी हो गया था स्लाइड्स बनाने में आपकी, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाया थोड़ा पहले। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से आई ट्राई कि वो चीज़ें आपको पहले पहुंच जाएं, बिकॉज काफ़ी काम होता है इन सारी चीज़ों पे, स्लाइड्स बनाना, प्रिपेयर करना। तो आप रिकॉर्डेड सेशन देखिए। हाँ, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर में देखो क्या है, यहाँ पे देखो जरा, व्हाट आई शुड से, अगर कोई ऑर्डर मिल रहा है तो लेट मी सी इफ देयर इज एनी ऑर्डर। हाँ ये देखो, ये देखो, एक सेकेंड, नॉट दिस कलर, दिस कलर विल बी बेटर। हाँ, ये देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक देखो ए भी मिला है हमको, रोल नंबर 69। आपका डाउट था, जरा लुक एट दिस स्क्रीन। शॉर्ट रेंज ऑर्डर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा और डिटेल में। ए भी है ये,
अब इसके बाद फिर से देखो यहाँ पे ए भी मिला, तो देखो एक पैटर्न मिला ना, यहाँ पे ए भी मिला और उसके बाद फिर से ए भी मिला, लेकिन जरा उसके बाद फोकस करो, क्या फिर से तुम्हें ए भी मिल रहा है? तो द आंसर इज नहीं, हमको ए भी नहीं मिल रहा है। तो एक पैटर्न है ए बी एंड ए बी का, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम स्पेन के लिए, बहुत ही कम शॉर्टेज के लिए हमको मिला हुआ है। इसी को ही बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। रेंज है, पैटर्न है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए, इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब वैसा वर्सा ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स हैं, कैसे? ए भी मिला, फिर से अगला ए भी मिला, ए भी मिला, इसके बाद ए भी मिला। अब कहते हो सर बी के बाद क्या होगा? आई एम डैम श्योर फिर से ए भी मिलेगा, लेकिन बेटा क्रिस्टल को तो हमें थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा ना, इसलिए आई हैव डिफाइंड दिस पेरिफेरी। हाँ, देयर कैन बी मैनी पैटर्न्स बेटा, बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं हियर आल्सो। तो आई हैव जस्ट, मैंने सिर्फ एक पैटर्न बताया, बीबी का पैटर्न भी है, लेकिन कोई भी पैटर्न बहुत पूरे क्रिस्टल पे रिपीट नहीं होगा कंपैरिजन टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ध्यान रखना, ये हम रिलेटिव चीजें पढ़ रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोला एंड इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोला है। एमोर्फस सॉलिड में कोई भी चीज थ्रू आउट द क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में कोई भी पैटर्न तुमको कभी नहीं मिलने वाला, इसलिए सारे प्लास्टिक्स अलग अलग होते हैं, सारे ग्लासेस अलग अलग होते हैं। जितने प्लास्टिक तुम्हारे सराउंडिंग में, क्या तुम्हारे फैन का प्लास्टिक जो तुम्हारे सर के ऊपर लगा हुआ है और जो तुम फोन यूज कर रहे हो उसका प्लास्टिक या उसका ग्लास सेम है क्या? आंसर इज नो, सेम नहीं है। आपकी जो विंडोज में घर के ग्लास लगा हुआ है एंड आपके जो फोन में ग्लास लगा हुआ है, क्या वो दोनों सेम है? द आंसर इज नो, दोनों सेम नहीं है। है ना, जो आप इरेजर के लिए रबर यूज करते हो और जो टायर्स में रबर यूज हुआ है, क्या दोनों सेम है? तो आंसर इज नो, वो दोनों रबर्स भी सेम नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि आप अपने पापा के बाइक का टायर लेके आओगे, उसको कॉपी के ऊपर रब करोगे कि नहीं हमारे लिए सब सेम है। नो, दिस इज नॉट फिजिबल। बट ये अमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल थे। अब जस्ट वाइसा वर्सा देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में, अगर तुम प्योर NaCl दुनिया में कहीं से भी लाओगे, किसी भी सोर्स से, या तो केमिकल प्रोसेस से निकलाओ या फिर फिजिकल प्रोसेस से सी से मिलाओ, वो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा वही रहेगा। किसी भी सोर्स से निकाल के लाओ, दुनिया के किसी भी कोने से NaCl लाओ। तो ये डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में। क्रिस्टलाइन कहीं से भी लाओ हमेशा सेम, अमॉर्फस अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग वैरायटी का डिफरेंट डिफरेंट होगा हमेशा। पेपर क्रिस्टलाइन का एग्जांपल नहीं है बेटा, पेपर इज नॉट द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन। पेपर अलग अलग होता है बेटा, अलग अलग GSM के बेसिस पे होता है। पेपर इज नॉट द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड में होगा वो। ठीक है, अब बाकी देखो, अब हम इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हमारा, कि अब हमें इस चैप्टर में बेसिकली, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था सारा, अब हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं जिसपे नीट में काफी क्वेश्चंस बन चुके हैं, है ना। अब नीट में काफी क्वेश्चंस बन चुके हैं। रिकॉर्डेड सेशन में बेटा अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, सेशन इज ऑलरेडी रिकॉर्डिंग, है ना, 5 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाएगा, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दिस, मैं ग्रुप पे बता दूंगा सारा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हमें पढ़ना है क्या? सो वी हैव टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पूरी बातचीत करनी है थ्रू आउट द चैप्टर। ठीक है, अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब जो फोर्सेस लगते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच को, उनको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं बेटा, जरा फटाफट देखते हैं। पहली कैटेगरी है मॉलिकुलर सॉलिड्स, नाम से पता लग रहा है मॉलिकुलर सॉलिड्स में क्या होगा। बाकी अभी इस क्लास का टाइमिंग बेटा 4 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो इसे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ, आपको फिर से ज्वाइन करना है इसे। तो फर्स्ट इज मॉलिकुलर सॉलिड, सेकंड इज आयोनिक सॉलिड, थर्ड इज मेटेलिक सॉलिड्स एंड द लास्ट वन इज कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं किसके? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। जरा फटाफट सब लोग एक बार रिवाइज करो, मुझे बोल के मत बताओ, लेकिन हाँ रिवाइज करो क्या क्या है। मॉलिकुलर सॉलिड्स जिसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, आयोनिक सॉलिड्स जिसमें आयंस होंगे, मेटेलिक सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड मतलब जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं, आयोनिक सॉलिड्स मतलब जिसमें आयंस हैं, थर्ड इज मेटेलिक सॉलिड। अब मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में अगर आपको अच्छे से ध्यान है तो आपने मेटेलिक सॉलिड जरूर पढ़ा होगा। किस चैप्टर में पढ़ा है, किसी को याद है? जरा कमेंट सेक्शन में बताए। अब बेटा चीटिंग मत करना, जो मेरा लिखा हुआ देख के आप पता लगे कमेंट सेक्शन में बता रहे हो कि सर देखो मैंने बताया नहीं। आपने मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ा है, मेटेलिक बॉन्डिंग सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है हमेशा बेटा।
आई डोंट नो, ऐसी केमिस्ट्री क्लास लास्ट ईयर तो था नहीं अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस। तो हाँ, तो जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो आपने एमो किस में केमिकल बॉन्डिंग में जरूर पढ़ा होगा। तो यही जो मेटेलिक बॉन्डिंग हम पढ़ने वाले हैं ना, उसी को ही थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ सॉलिड्स। लेक्चर का टाइम बड़ा बेटा, वी विल ट्राई कि चीजें रेगुलेट हो जाएं, थोड़ा टाइम टेबल बन जाए। फर्स्ट वीक में थोड़ा प्रॉब्लम, बाकी आई ट्राई कि हम 2-2 घंटे पढ़ें। बाकी सिलेबस कंप्लीशन की आप परेशानी मत हो, दैट इज माई हेडेक, है ना। आप सिलेबस कंप्लीशन की प्रॉब्लम मत लो, आई नो आप पढ़ना चाहते हो, विगरसली पढ़ना चाहते हो। बाकी हम रेगुलर क्लासेस करेंगे, डेली 1 घंटा क्लास करने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी ड्यू टू सम रीजंस अभी काम चल रहा है, वी आर वर्किंग ऑन दिस। सो जैसे ही काम होता है तो नेक्स्ट वीक से आई ट्राई कि आपके रेगुलर क्लासेस हो जाएं, डोंट वरी अबाउट दिस। बस आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहिए और बदमाशी ना करिए और घर पे पढ़ते रहिए, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। पढ़ाना मैं सिर्फ जॉब के लिए नहीं कर रहा कि मुझे कुछ पैसा मिलेगा, पढ़ाना इज माई फर्स्ट। जैसे कोई कमी, पढ़ाना इज माई फर्स्ट प्रेफरेंस जॉब। मतलब अगर कोई मुझे इससे ज्यादा पैसे देके कोई और काम करने को बोलेगा, आई डिनाई दैट, है ना। तो मेरे को खुद बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में, तो आई ट्राई कि फटाफट तुमसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन किया जाए, बिकॉज आई जस्ट लव टीचिंग, है ना। कुछ काम होते हैं जिसको आप इसको आप पसंद करते करना, और कुछ काम होते हैं जिसको भी आप प्यार करते, तो टीचिंग इज जस्ट माई लव, तो आई जस्ट लव टीचिंग ऑलवेज। हाँ, मेटेलिक सॉलिड जो आपने मेटेलिक बॉन्डिंग में पढ़ा है। बाकी लास्ट इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में थोड़ा मैं हिंट देता हूँ। अच्छा, किसी नेटवर्क सॉलिड के बारे में आप नाम बता सकते हो? नेटवर्क सॉलिड आपने अगर कोई पढ़ा है तो जरा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, क्या किसी को कोई नेटवर्क सॉलिड पता है? क्या किसी को कभी नाम सुना है ऐसा तुमने कभी नेटवर्क सॉलिड? और डेफिनेटली तुम ये चीज पढ़ चुके हो, 11th में पढ़ चुके हो तुम लोग ये चीजें। नेटवर्क सॉलिड किसी को पता है? जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं, 11th में पढ़ चुके हो तुम लोग डेफिनेटली, आपको याद नहीं है नेटवर्क सॉलिड्स। अगर मैं और हिंट दूं तो आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है इन द पी ब्लॉक, ये चीज पी ब्लॉक में पढ़ी है। किसी को याद आया? फटाफट बताओ, बिकॉज वी आर लेस देन 1 मिनट। और सुनिए, क्लास के बाद एग्जैक्टली, वेरी गुड, किसी ने बताया कार्बन एंड डायमंड, एग्जैक्टली। नेटवर्क सॉलिड्स में हम डायमंड्स और ग्रेफाइट की बात करते हैं, राइट। तो उस टाइप के सॉलिड्स को हम पढ़ेंगे कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में। अगर मीटिंग ऑटोमेटिकली बंद होती है तो उसी लिंक पे क्लिक करके आप उसे रीज्वाइन कर सकते हैं। तो हम फटाफट 2 मिनट बाद फिर से मिलते हैं ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। ओके, इसी लिंक पे क्लिक करना है जो मैंने बोला, एग्जैक्टली, एटम्स आर बॉन्डेड, गुड। करते हैं डिस्कस, ये मीटिंग अभी ओवर हो रही है तो फिर से उसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर जाएंगे मीटिंग, ठीक है। तो अभी मीटिंग ओवर हो रही है, देन हम फटाफट रीज्वाइन करते हैं इन फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स इनफैक्ट।